नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों का सुपरहिट शो राजनीति। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से धर्म और सनातन का परचम बुलंद रखने का बीड़ा उठाया है, यह देखकर संत समाज ने उन्हें अर्जुन की उपाधि दे दी है। संतों ने योगी को सच्चा धर्म रक्षक करार दिया है, जो अर्जुन की तरह धर्म की विजय के लिए समर्पित है। योगी का दृढ़ संकल्प और उनकी कोशिश न सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए है, बल्कि सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने का मिशन भी है। और यही बात महाकुंभ में आए संतों को भा गई है। महाभारत में अर्जुन ने धर्म की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा था। ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान में धर्म और सनातन का परचम ऊंचा रखने का प्रण लिया है। एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। उन गलतियों का खामियाजा पूरे देश और पूरे धर्म को नहीं भुगतने देंगे। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं, हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत से ठीक पहले गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर जब संतों का महासमागम हुआ तो वहां सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, योगी आदित्यनाथ का। अर्जुन हमारा यही सब है। कौन? योगी बाबा है? योगी बाबा ये मानो तो अर्जुन है। योगी बाबा अर्जुन है? अर्जुन ही है वो। योगी बाबा अर्जुन है? अर्जुन है। साधु संतों ने जिस अंदाज में योगी की प्रशंसा की, वो उनकी कर्तव्य निष्ठा की गवाही देती है। साथ ही ये दिखाता है कि योगी आज के युग में धर्म और सनातन संस्कृति के सच्चे रक्षक बनकर उभरे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कई बार हिंदुओं के खिलाफ रची गई साजिशों को लेकर कट्टरपंथी ताकतों को डायरेक्ट चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने बार बार ये भी दोहराया है कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। योगी के इस दृढ़ संकल्प की वजह से संतों का मानना है कि योगी का काम धर्म की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है। योगी न सिर्फ एक राजनेता हैं, बल्कि एक तपस्वी, सन्यासी और सनातन धर्म के रक्षक भी हैं। साधु संतों का कहना है कि योगी का काम अर्जुन की तरह धर्म की विजय के लिए समर्पित है। वो हमारे युग के सच्चे धर्म रक्षक हैं। साथी जो आपके कह रहे हैं कि आज का अर्जुन योगी है, ये तो है। क्या है? हम तो योगी के हर बात से फेवर में हैं। जो करेगा योगी बहुत बढ़िया कर रहा है। तो योगी में अर्जुन दिखता है आपको? हाँ हाँ, अर्जुन दिखता है, क्यों नहीं दिखता। जो देश के मतलब हित में बात कर रहा है, अपने हिंदू धर्म के हित में बात कर रहा है, तो अर्जुन है और क्या है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज को जिस तरह से सजाया और संवारा जा रहा है, वो योगी की कार्यक्षमता का शानदार उदाहरण है। गंगा की साफ सफाई सुनिश्चित करने से लेकर संगम क्षेत्र के विकास तक हर पहलू पर उनका ध्यान है। ये काम योगी की दृढ़ निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण को दिखाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये बताते आ रहे हैं कि हिंदुत्व केवल एक धर्म नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और सभ्यता का आधार है। और अगर ये सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है। उन्होंने कई मौकों पर यह भी कहा कि सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप हर काम देश के नाम है। तो इसलिए जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके इसको सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप
भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के भव्य आयोजन को लेकर तो मिशन मोड में जुटे ही हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक धार्मिक एक्शन प्लान भी बनाया है, जिससे यूपी में सनातन धर्म के स्थलों को फिर से जागृत किया जाएगा। हिंदुओं के आत्मसम्मान और गौरव को फिर से स्थापित किया जाएगा। वो आत्मसम्मान और गौरव जो दशकों पहले कट्टरपंथी और नफरती साजिशों की आग में गुमनाम हो गया था। शायद यही वजह है कि साधु संत भी उनके मुरीद हो गए हैं। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बढ़ते हैं आगे। यूपी पुलिस किस तरह से संतों ने योगी को अर्जुन की उपाधि दी, आपने देखा। क्यों दी ये भी आपने देखा। अब ये भी समझिए, दरअसल जिस तरह महाभारत काल में अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़कर आए और साधु संतों की आज्ञा मानकर धर्म की रक्षा के लिए धनुष उठाया, वैसे ही सीएम योगी भी धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और साधु संतों की आज्ञा भी हमेशा मानते हैं। और यही वजह है कि महाकुंभ में पहुंचे साधु संत कह रहे हैं कि योगी ही आज के अर्जुन हैं। अर्जुन ही है वो, आज के अर्जुन ही हैं। कृष्ण के रूप में हमारे प्रधानमंत्री हैं और अर्जुन के रूप में योगी जी हैं। जिस तरह से सारे कार्य हो रहे हैं, हिंदुओं के पक्ष में कार्य हो रहा है, हिंदू सब जागा है और धीरे धीरे यह जो जातिवाद है वह मिट रहा है, तो आज के अर्जुन ही है वो। तो आप देख रहे हैं जिस हिसाब से अर्जुन ने जो गीता का ज्ञान सुना और सनातन के ऊपर जो काम किया और जो भगवान कृष्ण की धर्म ध्वजा लहराई है, आप पूरा कुंभ क्षेत्र में देख रहे हैं कि ध्वजा लहरा रही है। लोग क्या कहें, विपक्ष क्या कहे, पॉलिटिकल क्या कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ध्वजा है और जो अर्जुन के रूप में है वो वैसा ही काम हो रहा है और अर्जुन के ही रूप में हो रहा है और ये होता रहेगा। जान ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, कोई ऐसी कोई असुविधा नहीं है। पूरे कुंभ में सब सुचारू रूप से अपनी व्यवस्थाएं चल रही हैं। सब अखाड़ा के संत महात्मा सब प्रसन्न है, कार्य विधिवत हो रहा है। तो ये अर्जुन ही है, ये रथ ही चल रहा है। आज जो अर्जुन कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। उसकी तीसरी आंख में सारा उत्तर प्रदेश भी समाया है और आज सनातन धर्म को इकट्ठा करने वाला योगी आदित्यनाथ जी का जो दृश्य यहाँ देखने के लिए मिल रहा है वो आंख से भी बढ़ के। वो धर्म के लिए ध्वजा को, पुरानी को जागृत किया है उन्होंने, हर एक सुविधा दी है इस कुंभ के अंदर। प्रयागराज अर्जुन तो भगवान का अवतार थे, योगी है क्या? नहीं, हाँ क्यों नहीं है, संत हैं योगी जी। धर्म तो भगवान का अवतार था, साक्षात भगवान। आज ये भी योगी जी भी योग पुरुष हैं। हमारे साक्षात गोरखनाथ का 7वां 8वां अवतार योगी जी हैं। और महाकुंभ को लेकर संत समाज ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सरकारों की कड़ी आलोचना की है। महंतों ने अखिलेश के कार्यकाल में कुंभ के कुप्रबंधन और उपेक्षा को याद दिलाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के पास आयोजन को सफल बनाने का न तो विजन था न ही क्षमता। साथ ही संतों ने योगी के काम की तारीफ भी की और कहा कि उन्होंने धर्म रक्षक की भूमिका निभाई है। उनकी अच्छी व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं। अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री थे 2013 के कुंभ में, उस समय कैसी व्यवस्थाएं थी। एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि मुलायम सिंह जी के टाइम भी 2 बार कुंभ हुआ है। अखाड़ा वालों के साथ में उस स्नान को लेकर के और व्यवस्थाओं लेकर हमारी कंट्रोवर्सी हुई थी। इतनी व्यवस्थाएं मैंने पहले किसी कुंभ में नहीं देखी। कल महाकुंभ से जुड़े अखिलेश यादव के 3 वीडियो ने सियासत गरमा दी थी। अखिलेश ने इन 3 तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर योगी सरकार पर निशाना साधा था और कुंभ में कुप्रबंधन का आरोप लगाया था। अखिलेश ने दावा किया था कि लोगों के आने जाने के लिए पुल तैयार नहीं है, बिजली के खंभे लगे हैं लेकिन उनमें तार नहीं है और पुलिस विभाग की तैयारी भी पूरी नहीं है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर सियासी बयानबाजी के बीच अब संत समाज ने भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकारों को निशाने पर लेते हुए तीखे सवाल उठाए हैं। महंतों ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के कार्यकाल में कुंभ की व्यवस्थाओं पर खुलकर असंतोष जताया। संतों ने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ आलोचना कर सकते हैं लेकिन उनके पास कुंभ जैसे आयोजन को सफल बनाने का न तो विजन था और न ही क्षमता। अखिलेश ने महाकुंभ की जिम्मेदारी आजम खान जैसे मंत्री को दी जो संत समाज के प्रति संवेदनशील नहीं थे। एक विधर्मी मंत्री को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना सनातन धर्म का अपमान था।
को आकर के स्वयं यहाँ देखना चाहिए। कुंभ की अच्छी व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं और मानव बल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, हमें पक्ष विपक्ष में रह करके राजनीतिक रूप में निंदा करनी चाहिए, वो अच्छी बात है। एक दूसरे के प्रति आक्रोश होता है, भाषा का प्रतिवाद करना चाहिए, लेकिन कुंभ एक धार्मिक पर्व है। यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई विषय नहीं, सभी पार्टी के लोग कुंभ में आते हैं। और अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री थे 2013 के कुंभ में, तो उस समय कैसी व्यवस्थाएँ थी, एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, कितने लोग मरे वहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो उसको स्वयं उनको देखना चाहिए। और एक विधर्मी यानी दूसरे धर्म के एक मंत्री को उन्होंने यहाँ व्यवस्थापक बना रखा था, आजम खान को, तो आज उसका क्या दशा था। उससे बेहतर व्यवस्था आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 के अर्ध कुंभ में किया और उससे अच्छी व्यवस्था 2025 में होने जा रही है। इतना ही नहीं, महंतों ने 1995 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आयोजित महाकुंभ के कुप्रबंधन पर भी सवाल उठाए। संतों ने आरोप लगाया कि दिवंगत मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कुंभ के आयोजन के दौरान उनकी भावनाओं और आवश्यकताओं की अनदेखी की। उपेक्षाओं के चलते संत समाज को महाकुंभ स्नान का बहिष्कार करना पड़ा था। मुलायम सिंह जी के टाइम भी 2 बार कुंभ हुआ है। अर्ध कुंभ 2095 के मुख्यमंत्री थे, वो 2007 में मुख्यमंत्री थे। उस समय भी अखाड़ा वालों के साथ में कुछ स्नान को लेकर के और व्यवस्थाओं लेकर हमारी कंट्रोवर्सी हुई थी। मैं उसका साक्षी हूँ, क्योंकि मैं उस समय भी श्री महंत था, यहाँ व्यवस्था थी, एक स्नान का हम लोगों को बहिष्कार करना पड़ा। इसलिए टीका टिप्पणी करना तो बिना हड्डी का जीवा है, आसान है, लेकिन व्यवस्थाओं को बनाना बहुत मुश्किल है। महाकुंभ में आए संतों का गुस्सा अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर तो फूटा ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ मैनेजमेंट की जमकर तारीफ की। संतों ने कहा कि सनातन धर्म के त्योहारों और आयोजनों का सम्मान करना योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। अखिलेश यादव के आरोपों और संत समाज की योगी की तारीफ के बाद जी मीडिया की टीम प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंची। बिजली के खंभे देखे और तैयारियों की हकीकत जानने की कोशिश की। यहाँ पर आप खंभे देखेंगे, खंभे पे आपको बिजली के तार नजर आएंगे। जहां तक आप नजर पसारेंगे वहां तक आपको खंभों पे तार ही तार नजर आएंगे। अब किससे पूछ रहे हैं? जो राहगीर हैं वो यहाँ से गुजर रहे थे, हम उनसे बातचीत करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि तैयारियां बहुत स्लो है, खंभे तो गड़ गए पर तार नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर तो मुझे तार भी नजर आ रहे हैं, लाइट भी जली थी। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, बहुत तेज काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अब चूंकि इतनी बड़ी चीज़ों को करने में थोड़ा सा मैन पावर लगती है, लगी हुई है रात दिन। यहाँ पे 24 घंटे काम हो रहा है। तैयारी शुरू है, बहुत पहले से शुरू है, अच्छी हो रही है और तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। महाकुंभ को लेकर सियासत के बीच संत समाज ने मुलायम और अखिलेश सरकार की फलताओं की याद तो दिलाई ही, साथ ही योगी के काम की खुलकर तारीफ की। संतों का संदेश साफ है कि धर्म और सनातन की रक्षा के लिए केवल आलोचना नहीं, ठोस काम की जरूरत है, जिसे योगी आदित्यनाथ ने साबित किया है। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और महाकुंभ में वक्फ के खिलाफ भी बड़ी जंग शुरू हो गई है। महाकुंभ की पवित्र भूमि से संतों का सीधा ऐलान है, लाउड और क्लियर मैसेज है कि धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर संपत्ति की लूट नहीं चलेगी। जनता को बरगलाकर अपना धार्मिक एजेंडा सेट करने की कोशिश नहीं चलेगी। जगत गुरु रामानंदाचार्य की ओर से कुंभ के बीचों बीच एक होर्डिंग लगाई गई, जिसमें साफ संदेश दिया गया, महाकुंभ में महा ऐलान। वक्फ के खिलाफ महाकुंभ में हल्ला बोल। वक्फ के नाम पर लूट, महाकुंभ में गूंज। कहीं अखाड़ों का प्रवेश हो रहा है, कहीं महातैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है और कहीं होर्डिंग के जरिए संतों का संदेश एकदम क्लियर है। महाकुंभ की पवित्र भूमि से संतों का ऐलान साफ है, लाउड है और क्लियर है कि धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह से धर्म के नाम पर संपत्ति की लूट नहीं चलेगी। जनता को बरगला कर अपना धार्मिक एजेंडा सेट करने की कोशिश काम नहीं आएगी। जगत गुरु रामानंदाचार्य की ओर से कुंभ के बीचों बीच एक होर्डिंग लगाई गई, जिसमें साफ तौर पर एक सवाल उठाया गया। लिखा गया, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। यानी ऐलान साफ है, एक सवाल है जिस पर अब बवाल ही बवाल है। जगत गुरु
रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने बोर्ड लगा दिया है। कैसे लगाया है? लिखा हुआ है होर्डिंग पर, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी झूठ। अब तक आपने सड़क और सदन पर वक्फ बोर्ड को लेकर हंगामा देखा होगा, आंदोलन देखे होंगे, लेकिन अब प्रयागराज के बीचों बीच जहां अखाड़े हैं, जहां मेला है और जहां कुंभ पूरी तरीके से जमने वाला है, वहां वक्फ के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले होर्डिंग गाड़ दिए हैं संतों ने। महाकुंभ में वक्फ के खिलाफ होर्डिंग लगाकर ये साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसे धर्म के नाम पर मनमानी नहीं चलेगी। दरअसल वक्फ बोर्ड की मनमानी को लेकर सरकार कानून लाने की तैयारी में है और मामला फिलहाल ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास है और इसी मुद्दे पर महाकुंभ में रामानंदाचार्य ने होर्डिंग लगाकर सवाल उठाए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब महाकुंभ में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। इससे पहले भी रामानंदाचार्य की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे के तर्ज पर डरेंगे तो मरेंगे की होर्डिंग लगाई गई थी, जिस पर विवाद भी हुआ था। अब जरा इन तीनों तस्वीरों को देखिए। उससे पहले सनातन धर्म को लेकर एक पोस्टर लगाई गई थी जिसमें लिखा था सनातन सात्विक है पर कायर नहीं। वहीं तीसरी होर्डिंग देखिए जिसमें हिंदुओं की एकता की बात कही गई है, यानी रामानंदाचार्य अपनी बातों से हिंदू एकता को जागृत करना चाहते हैं और इसके लिए महाकुंभ जैसे पवित्र जगह को चुना गया है। यानी नीयत साफ है, मकसद क्लियर है। महाकुंभ की धरती से ये संदेश दिया जाए कि सनातन धर्म और इसके अनुयायी एक रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको हमने दिखाया कि कैसे सीएम योगी को साधु संत अर्जुन की उपाधि दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि योगी सिर्फ धार्मिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने करप्शन के खिलाफ भी जबरदस्त चक्रव्यूह रचा है। देखिए कैसे यूपी के बेईमान अधिकारियों पर नकेल के लिए योगी ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। करप्शन के खिलाफ सीएम योगी ने रचा चक्रव्यूह। चाहे अपराधी हो या बेईमान अधिकारी, योगी राज में कोई बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पीसीएस अधिकारियों को लेकर एक सख्त निर्देश जारी किया, जिसके तहत उनकी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए योगी के आदेश के मुताबिक सभी पीसीएस अधिकारियों को 31 जनवरी 2025 तक अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा हर हाल में देना होगा। अगर कोई अधिकारी निर्देश के मुताबिक जानकारी साझा नहीं करता है तो उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। अधिकारियों को यह जानकारी ऑनलाइन स्पैरो पोर्टल पर देना होगा। यूपी सरकार ने यह निर्देश पारदर्शिता बनाए रखने के मकसद से जारी किया है। लगातार सीएम योगी भ्रष्टाचार को लेकर कई तरीके की मुहिम चलाते रहते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। और इसी के तहत एक बार फिर से सीएम योगी ने सभी अधिकारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा तलब किया है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो अधिकारी हैं वो अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो दें और जो अधिकारी ब्यौरा नहीं देंगे उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगस्त में कर्मचारियों और अधिकारियों को चल अचल संपत्ति का विवरण देने को कहा गया था। योगी ने भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया तो सैकड़ों ईमानदार कर्मचारियों और अधिकारियों को नए साल का तोहफा भी दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साथ 95 अधिकारियों का प्रमोशन किया, जिनमें आजमगढ़ के मंडल आयुक्त मनीष चौहान और खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू समेत 7 आईएएस अफसरों को सचिव से प्रमुख सचिव पद पर प्रमोट किया गया, जबकि 38 आईएएस अफसरों को जिलाधिकारी और विशेष सचिव स्तर से सचिव बनाया गया है। यूपी की सरकार ने इस बार पीसीएस अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किया है कि जिसमें ये कहा गया है कि 31 जनवरी 2025 तक सभी पीसीएस अधिकारी अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर जमा करेंगे। ऐसे न करने वाले पीसीएस अधिकारियों के प्रमोशन पर लगाम लगा दी जाएगी। कैमरामैन विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।
और आइए अब बात करते हैं लंबे वक्त से चर्चा में बनी हुई संभल मस्जिद की। संभल में हिंसा के बाद अब योगी आदित्यनाथ की फोर्स ने यहां बड़ा कदम उठाया है। यूपी पुलिस अब संभल की जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी बनवाने जा रही है। अचानक मस्जिद के पास जेसीबी को देखकर मुस्लिम मोहल्ले में हड़कंप मच गया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संभल की जिस जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा किया गया, संभल में जिस जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा की आग फैली थी, संभल में जिस जामा मस्जिद के विवाद के बाद माहौल बिगड़ गया था, अब उसी शाही जामा मस्जिद के पास योगी फोर्स एक बार फिर फुल एक्टिव हो चुकी है। मस्जिद के सामने योगी की फोर्स इसलिए एक्टिव हुई है क्योंकि यहीं पर पुलिस चौकी बनाई जाएगी। आज जुमे की नमाज थी, लिहाजा संभल में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। इसी बीच जामा मस्जिद के सामने अचानक जेसीबी पहुंच गई, खुदाई होने लगी। फिर पता चला कि संभल के पुलिस प्रशासन ने पुलिस चौकी के लिए जामा मस्जिद के ठीक सामने जगह चिन्हित कर ली है। पुलिस चौकी के निर्माण के लिए नींव की खुदाई भी शुरू हो गई है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने चौकी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर जो जमीन है उसके ऊपर फावड़ा चलाकर यहाँ से जो खुदाई है वो यहाँ से शुरू की जा रही है। पूरी जो पैमाइश है वो यहाँ पर की गई है और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो यहाँ किया जा रहा है। फिलहाल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने के लिए नपाई और नींव की खुदाई की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से आसपास भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आरएएफ की टुकड़ियां भी लगाई गई हैं ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। पुलिस चौकी का निर्माण जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर इंची टेप से यहाँ पर नापा गया है और ठीक आप देखेंगे यहाँ पर कि लगातार कई मजदूरों को यहाँ पर लगाया गया है और कोशिश यही कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो पुलिस चौकी है उसका यहाँ पर निर्माण किया जाए और एक बड़े लेवल पर किया जाए। तो उसको लेकर के लगातार यहाँ पर जो फावड़ा है या फिर और जो अन्य औजार हैं उनकी मदद से यहाँ पर ये खुदाई है वो यहाँ पर चल रही है। पुलिस प्रशासन का एक्शन शुरू होते ही संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े लोग उसी जगह पर पहुंचे जहां पुलिस चौकी बनेगी। दावा किया कि ये जमीन उनकी अपनी है और वक्फ बोर्ड की है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि मस्जिद से थोड़ी ही दूरी पर एक और पुलिस चौकी है। शाही जामा मस्जिद पर जहाँ तक पुलिस चौकी का है 1976 से यहाँ पर पुलिस चौकी बनी हुई है गेट पर। अभी हम जब नमाज पढ़ कर आए तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर कुछ निशान लगाए जा रहे हैं कि पता चल किया हमने किस लिए, तो बताया कि यहाँ पुलिस चौकी एक और कायम होगी। ये सुरक्षा दृष्टि से ये जगह किस लिए, लेकिन ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके पेपर हमने दिखाए। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन्हें यहाँ फोर्स की जरूरत रहती है, इसलिए यहाँ पर चौकी का निर्माण किया जा रहा है। हम सीसीटीवी कैमरा, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, वो भी लगाई जा रही है और जगह जगह पे जो चौकी निर्माण है उसका भी कार्य चल रहा है। तो पूर्ण रूप से यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे और सब लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर काम करें, सद्भाव सबका बना रहे, इसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। ये साफ है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किसी भी दबाव में झुकने के लिए तैयार नहीं है। संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्लान है। दूसरी ओर मस्जिद से जुड़े लोग इसे रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। संभल से नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं धन कुबेर सौरभ शर्मा की, जिसकी काली कमाई की जांच में लोकायुक्त और आईटी के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में ईडी की टीम ने सुबह सवेरे एक साथ छापा मारा। ये छापेमारी सौरभ शर्मा के घर, दफ्तर और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर हुई। वहीं सौरभ के घर से बरामद डायरी की भी जांच की जा रही है, जिससे अवैध वसूली और उसके साथ जुड़े लोगों की जानकारी मिल सके। पहले लोकायुक्त की कार्रवाई, फिर इनकम टैक्स का छापा और अब ईडी का एक्शन।
भोपाल के पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के काले साम्राज्य से जुड़ी जांच में लोकायुक्त और इनकम टैक्स के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। सौरभ का साम्राज्य कहां तक फैला है और उसमें कौन कौन शामिल है, इसकी जांच के लिए ईडी की टीम ने भोपाल और ग्वालियर में सौरभ के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि भोपाल में सुबह 5 बजे ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की। इस दौरान सौरभ के सहयोगी चेतन गौड़ से भी पूछताछ की गई। यहाँ जहाँ सौरभ शर्मा का दफ्तर है वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात है और अंदर ईडी के आला अधिकारी मौजूद है और तमाम जो दस्तावेज है सौरभ शर्मा से जुड़े हुए वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। और सौरभ शर्मा के घर पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। वहाँ पर सौरभ शर्मा की मां मौजूद है। अंदर सौरभ शर्मा की मां से भी पूछताछ की जा रही है। जानकारी अब तक ये भी है कि चेतन गौड़ को भी सौरभ शर्मा के घर के अंदर चेतन गौड़ भी मौजूद है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक लोकायुक्त और आईटी को इस केस में अब तक इनोवा से 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश मिला। सौरभ के घर से करीब 3 करोड़ कैश और कीमती गहने मिले। सौरभ के सहयोगी चेतन के घर से 234 किलो चांदी और करीब 4 करोड़ कैश मिला। साथ ही एक डायरी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। इस डायरी के जरिए मनी ट्रेल की जांच की जा रही है। डायरी से उसके साथियों की हिस्ट्री भी निकाली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अवैध वसूली के खेल में उसके साथ कौन कौन शामिल था। उधर ग्वालियर में ईडी की टीम ने सौरभ शर्मा के मूल निवास पर छापेमारी की कार्रवाई की। बताया गया कि लोकायुक्त और आईटी की टीम ने वहां कोई जांच नहीं की थी, जिसे ध्यान में रखते हुए ईडी की टीम सुबह 5 बजे वहां कार्रवाई के लिए पहुंच गई। ईडी क्या सहित तमाम एजेंसियों की छापामार कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि यहाँ से तमाम दस्तावेज और तमाम अहम जानकारियां मिल सकती हैं। सीआरपीएफ के जवान यहाँ तैनात है, क्योंकि कोई जानकारी अंदर से नहीं मिल पा रही, लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि धन कुमेर के पास से अकूत संपत्ति है वो मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके तहत पहली बार ग्वालियर में उसके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई है जो की जा रही है। उनके घर पर यहाँ जो ईडी की टीम पहुंची है, आईटी की टीम भी यहाँ बताई जा रही है कि इसके अंदर कार्रवाई है वो कर रही है। और अब खबर तमिलनाडु से, जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वहां सियासत तेज हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने प्रतिज्ञा लेते हुए ऐलान किया कि जब तक वो डीएमके को सत्ता से बाहर नहीं कर देते तब तक वो नंगे पैर रहेंगे। साथ ही एक छात्रा की यौन शोषण के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने खुद पर कोड़े भी बरसाए। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही वहां सियासी पारा गर्म हो चुका है। सत्ता के सिंहासन पर इस समय डीएमके का कब्जा है, जिसे उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है। अन्नामलाई ने ऐलान किया कि जब तक वो डीएमके को सत्ता से बाहर नहीं कर देते तब तक वो अपने पैरों में चप्पल या जूते नहीं पहनेंगे। एक छात्रा की यौन शोषण मामले में ठीक से कार्रवाई न होने के विरोध में उन्होंने खुद पर कोड़े भी बरसाए। सबसे पहले आपको अन्नामलाई की खुद पर कोड़े बरसाती तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें कोयम्बटूर में अन्नामलाई के आवास की है, जहां एक के बाद एक उन्होंने खुद पर 6 बार कोड़े बरसाए। इस दौरान हाथ में सरकार विरोधी तख्तियां लिए उनके समर्थक भी पीछे खड़े थे, जिनके सामने अन्नामलाई अपनी शपथ को पूरा करते नजर आए। अब इसकी वजह भी जान लीजिए। बताया जा रहा है कि अन्ना यूनिवर्सिटी में 19 साल की एक छात्रा का यौन उत्पीड़न हुआ। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन पुलिस ने पीड़िता का नाम, फोन नंबर और दूसरी जानकारियां सार्वजनिक कर दी। साथ ही विरोध प्रदर्शन करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। और अब बात पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा की, जहां खबर है कि अफगानिस्तान के 15,000 तालिबानी लड़ाके उन हथियारों के साथ पहुंच चुके हैं जो अमेरिकी सेना यहां छोड़कर गई थी। दरअसल पाकिस्तान ने टीटीपी लड़ाकों को निशाना बनाने के नाम पर अफगान सीमा के करीब एयर स्ट्राइक की। अब दावा यह है कि इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान की एयरफोर्स से हमेशा की तरह बड़ी गलती हो गई। टीटीपी लड़ाकों की जगह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 46 अफगान नागरिकों को मार गिराया और अब तालिबान के लड़ाके इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी सीमा पर पहुंच चुके हैं।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान जैसे देश को एयर स्ट्राइक करने की हिम्मत आई कहां से? अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से आई इन तस्वीरों को देखकर जनरल असीम मुनीर के हाथ पांव अभी से फूलने लगे हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक तालिबान फोर्स के लड़ाकू टैंकों का काफिला है। एक एक टैंक पर 10-10 तालिबान लड़ाके सवार हैं। सभी के हाथों में आधुनिक हथियार हैं। जानकारी है कि 100, 200 या 500 नहीं बल्कि 16,000 तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच चुके हैं। तालिबान के लड़ाके रुक रुक कर पाकिस्तानी पोर्ट्स को निशाना भी बना रहे हैं। ऑटोमेटिक राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां दागी जा रही हैं। छोटे रॉकेट लॉन्चर की मदद से पाकिस्तानी सेना के फोर्स को तबाह किया जा रहा है। तालिबान फोर्सेस का ये रिटेलिएशन पाकिस्तानी आर्मी के उस एयर स्ट्राइक के बाद शुरू हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने हमेशा की तरह आतंकियों के नाम पर सिविलियंस को टारगेट किया है। टीटीपी के लड़ाकों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक का वीडियो भी सामने आया है। साथ ही सैटेलाइट से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें अफगानिस्तान की जमीन पर हुए नुकसान को दिखाया गया है। पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले टीटीपी के कैंपों पर किए गए। अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांत में पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमलों को अंजाम दिया जिसमें अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों की बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में 4 जगहों पर हुए बम विस्फोट में 6 लोग घायल भी हुए। अफगानिस्तान के उन इलाकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान के हमले में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इस हवाई हमले को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन इस हमले के फौरन बाद अफगान तालिबान ने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी और अब हजारों की संख्या में तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की सीमा की तरफ पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में सवाल है कि कंगाली और बदहाली के दलदल में फंसे जिन्ना लैंड को अफगानिस्तान पर अटैक की हिम्मत कहां से आई? दरअसल इस हमले के पीछे ड्रैगन का हाथ बताया जा रहा है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि जमीनखोर चीन ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में निवेश किया है और बीते कुछ दिनों में टीटीपी के लड़ाके चीन के इंजीनियरों को और प्रोजेक्ट को निशाना बना रहे थे। चीन के इसी प्रेशर में आकर पाकिस्तानी सेना ने वो कदम उठा लिया जिसकी बहुत बड़ी कीमत अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को चुकानी पड़ सकती है। सुना आपने, दरअसल पाकिस्तान की आवाम इस बात को लेकर आश्वस्त है कि ड्रैगन के दबाव में पाकिस्तान ने अफगानी सीमा में घुसपैठ कर एयर स्ट्राइक की, लेकिन पाकिस्तान के नाकाबिल लड़ाके टीटीपी कैंप की जगह आम नागरिकों के घरों में गोलियां और बम बरसाते चले गए जिसमें 50 के करीब अफगानियों की मौत हो गई। दरअसल आज पाकिस्तान जिस टीटीपी से परेशान है उसके आकाओं को एक वक्त पाकिस्तान की ही तरफ से तैयार किया गया था और अब दशकों बाद पाकिस्तान अपने किए की सजा भुगतने को मजबूर है। पाकिस्तान भले ही गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की वकालत करता है, लेकिन दुनिया जिन्ना लैंड की हरकतों से भली भांति वाकिफ है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए, विदेशी मदद का इस्तेमाल दहशतगर्दों की फंडिंग के लिए और अपने पूरे एस्टैब्लिशमेंट का इस्तेमाल आतंकियों को संरक्षण देने के लिए करता है। पाकिस्तान पहले ही एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें ड्रैगन का दबाव, इमरान समर्थकों का विद्रोह, पाकिस्तानी आवाम का आक्रोश, बढ़ती महंगाई और खाली होता सरकारी खजाना शामिल है। और इस सब के बीच तालिबानी फोर्सेस की ये मूवमेंट लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पूरे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की नींद उड़ाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। और आइए अब बात पाकिस्तान की एक और सच्चाई की करते हैं जिससे पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, और वो है दहशतगर्दों को लेकर पाकिस्तान का रवैया। पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर दहशतगर्दों को पनाह देता है, और अब पाकिस्तान में एक ऐसे ही आतंकी आका की मौत हुई है जो बीते 2.5 दशक से भारत में अलग अलग आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। हाफिज सईद का करीबी अब्दुल रहमान मक्की। क्या है मक्की की मौत का पूरा सच?
देखिए इस रिपोर्ट में। नाम अब्दुल रहमान मक्की, घोषित ग्लोबल आतंकी, $2 मिलियन का इनामी। साल 2000 में लाल किले पर हमला, साल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट, साल 2008 में मुंबई ताज हमला। इन 2 बड़े हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान के टॉप 5 दहशतगर्दों में शामिल मक्की की मौत हो चुकी है। हालांकि मक्की के मौत की वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन करीब 1.5 साल पहले इस दहशतगर्द के गायब होने का दावा किया गया था और अब खबर है कि हाफिज सईद के राइट हैंड ने तड़प कर अपना दम तोड़ दिया है। एक तरफ मक्की दुनिया भर में आतंकी संगठनों को हैंडल करता था, तो वहीं पाकिस्तान की आवाम में भारत और पश्चिम मुल्क के खिलाफ नफरत भी भरता था। पाकिस्तान के अलग अलग मंच के जरिए मक्की आतंकवाद को बढ़ावा देता था, जिसके लिए मक्की धार्मिक कट्टरता का सहारा लेता था। जानकारी के मुताबिक मक्की के इन वीडियोस को आतंकी कैंपों में चलाया जाता था और मक्की के इन ऐलानों और झूठी कहानियों के जरिए पाकिस्तान के युवाओं को आतंकी बनने के लिए उकसाया जाता था। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने सरजमी पर दहशतगर्दों को पूरा समर्थन देता है। पाकिस्तान की सेना और पुलिस आतंकियों की सुरक्षा में मुस्तैद रहती है। ठीक उसी तरह बीते कई साल से अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तान सेना और ISI की मदद से पाकिस्तान में छिपा बैठा था। मक्की को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद 2019 में पाकिस्तानी पुलिस ने टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। अप्रैल 2021 में उसे 9 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सबूतों की कमी का हवाला देकर लाहौर हाईकोर्ट ने कुछ महीने बाद उसे रिहा कर दिया था। अमेरिका ने रिवॉर्ड फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत मक्की पर $2 मिलियन का इनाम रखा था और उसे सजा दिलाने के लिए लोगों से उसकी जानकारी मांगी थी। जून 2022 में भारत और अमेरिका ने मिलकर उसे ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन चीन ने इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में जनवरी 2023 में चीन ने अपनी रोक हटा ली थी। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान वही मुल्क है जहां दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है। दुनिया में आतंक फैलाने के लिए आतंकवादियों को तैयार किया जाता है और भारत सहित दुनिया के कई इलाकों में दहशत की प्लानिंग होती है, जिसके पीछे मक्की जैसे दहशतगर्दों का ही हाथ होता है। और अगर भारत समेत दुनिया के कई इलाकों में दहशत की कोई प्लानिंग होती है तो उसके पीछे मक्की जैसे दहशतगर्दों का ही हाथ होता था। मक्की लंबे वक्त से हाफिज सईद का करीबी रहा है। लश्कर और जमातुद दावा में कई अहम पदों पर रहा। लश्कर के लिए फंड जुटाने की भी जिम्मेदारी मक्की के पास ही थी। साथ ही मक्की लश्कर की गवर्निंग बॉडी शूरा का मेंबर भी था। हालांकि मक्की की मौत की वजह अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि मक्की की मौत से पाकिस्तान में दहशतगर्द का कम से कम एक आका जरूर कम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं बांग्लादेश में हिंसा के AMU कनेक्शन की। दरअसल बांग्लादेश में लंबे समय से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। AMU में पढ़ने वाले कुछ बांग्लादेशी छात्रों ने हिंसा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हालांकि 2 छात्रों को तुरंत विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया गया, तो वहीं तीसरे को एक आखिरी एग्जाम में अपीयर होने की इजाजत मिली है, जिसे हटाने की मांग तेज हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। हिंदू बस्तियों और मंदिरों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और अब बांग्लादेश में हो रहे हिंसा की आग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तक पहुंच गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे बांग्लादेशी छात्रों ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए, जिनमें इस्कॉन को बैन करने की मांग की गई। और अब इन सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर AMU प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 छात्रों के भविष्य में दाखिले पर रोक लगा दी गई है। वहीं एक छात्र को परीक्षा के बाद AMU में कोई दाखिला नहीं मिलेगा। 2 एक्स स्टूडेंट हैं, उनको फ्यूचर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और दूसरी चीज, एक मौजूदा जो स्टूडेंट है BA इकोनॉमिक्स में, उसको वार्निंग दी थी, उसको कॉल लेटर इशू किया था। उसका जो जवाब आया उस पर फर्दर वार्निंग दी गई है कि BA इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर का सिर्फ एग्जाम देगा और आगे फ्यूचर में कोई भी उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। वहीं AMU के कुछ संगठन एक और बांग्लादेशी छात्र को परीक्षा से रोकने की मांग पर अड़े हुए हैं। इन संगठनों का कहना है कि एक छात्र को परीक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि गलत है। बांग्लादेशी छात्रों के ऐसे पोस्ट से AMU के छात्रों में आक्रोश है। छात्र संगठन तीनों छात्रों को AMU से बाहर करने की मांग पर अड़े हुए हैं। 2 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जो अभी एक्शन लिया गया है AMU एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, हम उससे तो हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन जो एक स्टूडेंट के अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया है कि उसको कोर्स कंप्लीट करने दिया जाएगा, उसके बाद उसको डिबार किया जाएगा फॉर फ्यूचर एकेडमिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये कोई पनिशमेंट नहीं हुआ।
एक तरफ एएमयू में पढ़ने वाले बांग्लादेशी छात्र सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिन्ना को हीरो बनाने की होड़ मची हुई है। जिन्ना की 148वीं जन्म शताब्दी पर ढाका प्रेस क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तख्ता पलट के बाद ऐसा पहली बार है कि बांग्लादेश में जिन्ना की जन्म शताब्दी बनाई गई है। वहीं जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी पर भी बांग्लादेश में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी चर्चा पाकिस्तान तक में हुई थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है। हाल ही में यूनुस और शहबाज की मुलाकात इस बात पर मुहर लगाने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश के हालात भी पाकिस्तान जैसे ही होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ राजनीति में अभी के लिए बस इतना ही। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।